प्रतीक और मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं बाँझ थी, मगर मैंने प्रतीक से झूठ बोल दिया था कि डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और प्रतीक ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल-बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। शाम के समय प्रतीक वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है अनुराधा, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा है, उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। प्रतीक कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया? मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि मैं बाँझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बाँझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर प्रतीक के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी छा गई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं अनुराधा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतीक की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उन्होंने तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उससे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तो मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बाँझ है, अब हमें अपना वंश भी तो बढ़ाना है, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। जब प्रतीक घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, अनुराधा के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी की इस कदर नखरे उठाता हो। जबकि प्रतीक की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रतीक का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि प्रतीक को चाय बनाकर दे दूँ। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं अनुराधा को तलाक दिलवाकर प्रतीक की दूसरी शादी ज़रूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे पत्थर पड़ गया था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो सलाह मुझे दी थी वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी। मम्मी बोली, बेटा, तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रही थी? क्या मुझसे बात करने को तुम्हारा जी नहीं चाहता? मम्मी की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बाँझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, प्रतीक बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ना, कब तक मुझे अपने दिल की रानी बना कर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन मैंने बोला था
कि तुम प्रतीक की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि प्रतीक की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपनी ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे प्रतीक पर विश्वास था कि उसका प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छिपे उसके लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था। जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम नमन था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जबकि मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास भी कर ले तो यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। नमन बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे ना बात करने का ढंग था, ना ही अच्छे बुरे की तमीज़ थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। उसकी एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे अनुराधा की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता था कि राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। एक बार वह मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। उसकी हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन अगले ही दिन उसको एक लड़की के साथ घूमते देखा तो मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी थी वह भी खत्म हो गई। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, वह भी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। कुछ साल पहले पापा और भाइयों ने अस्पताल बनाने की नींव डाली थी। वहाँ एक टीम परीक्षण के लिए आई थी। सब लोग मेरे ही पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई, मगर एक ऐसा इंसान था जो वापस नहीं गया और उसका नाम था प्रतीक। उसे गांव बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र प्रतीक पर पड़ी थी। पहली ही नज़र में वह मुझे पसंद आ गया था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं उससे मिलने खुद ही चली गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर के बारे में सब कुछ बता दिया। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने उससे कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। कुछ दिनों बाद वह वापस शहर चला गया और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा। उसने मेरा रिश्ता मांगा, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया। मैं बहुत बेचैन हो गई। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मम्मी मुझे मनाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं नमन से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा मैंने उसकी माँ को ज़बान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं उसके स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह नहीं तोड़ सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। पापा यह कहकर बाहर निकल गए। मैंने उसी समय प्रतीक को फ़ोन किया। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और मैं उसके साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। प्रतीक ने मेरे साथ शादी की
और मुझे अपने घर ले गया। मगर जब प्रतीक की माँ को पता चला कि वह मुझे घर से भगा लाया है तो कहने लगी, बेटा तुम गांव के सरपंच का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्रतीक भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मेरे और प्रतीक के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन प्रतीक एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ऐसा मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैं अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। मैंने उसे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लड़की का रिश्ता लाकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने एक दिन मुझे अपने घर पर बुलाया। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता कराने वाली औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करवाऊंगी। इसकी खूबसूरती तो देखो, मेरा पति तो इसके प्यार में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस प्रिया नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो वहां अजीब सा मंजर देखने को मिला। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भैया आप एक बांझ लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर प्रतीक बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने अपनी पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हो। मैंने आपसे कह दिया कि अनुराधा के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और ननद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं प्रतीक की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बिना बोले अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद प्रतीक भी मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लीजिए। वह मेरी बात पर हैरान हो गया। कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। प्रतीक कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चों की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर में बच्चे होंगे, मेरी तड़पती ममता को सुकून मिल जाएगा। प्रतीक ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस प्रतीक को खोने के डर से कर रही थी। खैर, कुछ दिन मेरे और प्रतीक के बीच नाराज़गी रही, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया। मगर मैं खुश नहीं थी। प्रिया को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन प्रिया मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया। उन्होंने प्रतीक के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही। यह ख्याल मेरे रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात मैंने करवट बदलते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं प्रतीक से मिलना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला। मैंने अपनी सौतन प्रिया से पूछा तो वह कहने लगी, वह तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब प्रिया रोने लगी और बोली, प्रतीक ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह का हक उन पर ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे।
मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाले आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि प्रतीक मुझसे नाराज़ होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल जाएंगे। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। प्रतीक की शादी का तीसरा दिन था, मगर वह अब तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन प्रिया किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई। प्रतीक अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी प्रिया। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में प्रिया ने प्रतीक को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अनुराधा बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की है। और फिर प्रतीक भी प्रिया पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो उस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने अनुराधा को बेवकूफ़ बनाया। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं अनुराधा को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब वह सच में बाज बन चुकी है। यह सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुनो। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं प्रतीक के कमरे की तरफ गई तो वह प्रिया से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं अनुराधा को भगाकर यहाँ लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुराधा के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है। इसीलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है मगर वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था। मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक है। इसलिए मैं अनुराधा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान प्रिया, तुम भी मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। मैं यह क्या सुन रही थी? ये वही प्रतीक था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया। मैं दबे कदमों से प्रतीक के कमरे में चली गई। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाँझ बनाना ज़रूरी था? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई। वह मेरे पीछे आया। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं पति के घर और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने उससे अभी तक तलाक नहीं लिया क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती है। वह मुझे घर ले जाना चाहती है मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने पापा का सामना कर सकूं। एक दिन मैं अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल प्रतीक का आया था और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में भर आई। अब तो मुझे उसके नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी भी आती थी कि कभी मैंने उसको दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूँ और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, वह मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी प्रिया में खोया हुआ होगा और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं उससे किसी भी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने लिफाफा लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब उसको खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मुझे नमन ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो यह चूड़ियाँ मुझे उसने ही भेजी थी।
मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि वह आदमी तो कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर अनुराधा मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लापरवाह नमन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। क्या उसको मैं अभी भी याद थी? क्या वह अभी तक मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने नमन के बारे में पूछा। उसके बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तू प्रतीक के साथ घर से भाग गई थी उस दिन नमन बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि नमन मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपनी बाप की सारी ज़मीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया और अब भगवान की कृपा से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके इस हालत की जिम्मेदार हमारी बेटी है। नमन के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द नमन से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उससे मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, अगर तुम चाहो तो उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ उसके काबिल थी। मैं तो एक बांझ और शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और प्रतीक को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ नमन के घर पहुंच गई। उस समय नमन अपने घर पर नहीं था। गार्ड ने मुझे बाहर हॉल में बैठा दिया। मम्मी और मुझे बैठे बहुत देर हो गया था, लेकिन नमन अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर उसके कमरे में चली गई। अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी। मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई। सामने दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है वह मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई। उसने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचलकर तोड़ दिया था, नमन ने उन टुकड़ों को आज तक संभाल कर रखा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता नहीं चला कि नमन मेरे पीछे आकर कब खड़ा हो गया। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वह लापरवाह सा नमन कहीं खो गया था। मैं रोती हुई अचानक ही उसके सीने से जा लगी। मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी और यह भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ और उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। नमन बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं उसके सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। बहुत देर बाद नमन ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई उसके सीने से अलग हुई। थोड़ी देर बाद नमन बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है। चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए उसके चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह नमन के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं प्रतीक की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर नमन ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बाज हो, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में रोशनी बढ़ाने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और प्रतीक ने मुझे जो जख्म दिया था वह भी ताज़ा था। पता नहीं क्यों
मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो कि नमन को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझे छोड़ दे। मैं रोते हुई बाहर भाग गई और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ़ कर दिया। अगले दिन फिर नमन मेरे पास आया। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया, तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं यह चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर उसने चूड़ियाँ मेरे बेड पर रख दी। मैं बहुत देर तक उन चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था एक सच्चे प्यार को पाने का, और अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली। जब मैं बाहर निकल कर आई तो नमन मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर नमन के चेहरे का रंग बदल गया। वह शायद सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े लेकर आई हूँ, और जब मैंने उसके सामने अपना हाथ आगे किया तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने तुरंत मेरे हाथों को चूम लिया। मैं हंसती हुई कमरे में भाग गई। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। उधर मेरे भाइयों और पापा ने प्रतीक से तलाक की अर्जी दे दी और 1 महीने में ही मेरा तलाक हो गया और मेरी शादी नमन से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि यह शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं नमन का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं भी प्रतीक की परछाई नहीं थी। बस नमन के नाम से ही दिल धड़क रहा था। जब नमन कमरे में आया तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई। नमन ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मदहोश लहजे में कहा था कि राधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा सिर्फ कृष्ण की है। तो मैंने शर्मा कर अपना सर उसके सीने से छुपा लिया था। नमन ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। नमन के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। उसकी मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। नमन ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात प्रतीक से हुई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी प्रिया प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और प्रिया ने अपना टेस्ट करवाया, जिसमें प्रिया की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब प्रिया दिन रात मुझे ताने देती रहती है। अनुराधा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए दुख थोड़े कम हो जाएं। मैंने कसकर नमन का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए प्रतीक से कहा कि प्रतीक, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। प्रतीक हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देख रहा था और मैं नमन का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।